हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी नींद। तो आज वैसे भी 4 साल हो गए इस पॉडकास्ट को। 4 साल पहले ये पॉडकास्ट शुरू किया था बिटनिंग। और बिटनिंग का जो मेन पर्पस है, आपने हमेशा देखा है कि हम बात करते हैं बिटकॉइन की, क्रिप्टो की। और हमारा जो 30 टू 35% जो कंटेंट वो रेगुलेशंस पे रहता है, और जो डेवलपमेंट्स हो रही है पूरी दुनिया में उस पर हमारी जो बात रहती है। और 30% करीब हमारा मैक्रो पे रहता है। हम यूएस की इकोनॉमी, रशिया की इकोनॉमी, चाइना, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल, ब्रिक्स, स्टेबल कॉइन, स्विफ्ट, हर इन मुद्दों पे बात करते हैं। क्योंकि क्रिप्टो एट द एंड ऑफ द डे आइसोलेशन में नहीं है। क्रिप्टो जो पूरा पूरा उसका इफेक्ट पड़ता है आपके जियोपॉलिटिक्स और मैक्रो, ये दोनों मिलके साथ में क्रिप्टो जो आज आप देख रहे हो, कल को अगर हम कहते हैं क्रिप्टो इकोनॉमी, तो ये इसकी और मैक्रो इकोनॉमिक्स की चोली दामन का साथ है। एंड सिमिलरली अगर हम बात करते हैं रेगुलेशन, आप कितना ही डिसेंट्रलाइजेशन और कितना ही फ्रीडम की बात कर लो, अल्टीमेटली आप बॉर्डर्स में रहते हैं। और बॉर्डर्स में जो हम रहते हैं तो हम जुरिस्डिक्शंस में रहते हैं, और जुरिस्डिक्शंस में रहते हैं तो वहाँ का जो लॉ है, कानून है, उसके तहत काम करना होता है। और क्रिप्टो क्योंकि परमिशनलेस, बॉर्डरलेस है, तो हमेशा क्रिप्टो का कॉन्फ्लिक्ट रहता है रेगुलेशन से। और दुनिया का जो इस वक्त माना ही जाता है कि सबसे डिफिकल्ट टास्क है, वो ये है कि इसके अराउंड रेगुलेशन को कैसे फॉर्म करें। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो हर वक्त हर पल बदल रही है। हर सेकंड जब हम बात कर रहे हैं तो नया प्रोटोकॉल, नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, नई इनोवेशन हो रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। तो आपके जो लॉज अगर आप बना भी लोगे, तो लॉज आपके आज बनाओगे, एक हफ्ते बाद वो आपको रिडंडेंट लगेंगे। तो कानून ऐसा बनना चाहिए जो सप्रेस ना करे टेक्नोलॉजी की ग्रोथ को, टेक्नोलॉजी की इनोवेशन को। और कानून किस तरीके से बनाया जाए, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए मैंने ये देखा है कि इसको कानून बनाने वाले जितने भी एक्सपर्ट बॉडीज हैं, वो अभी तक कहीं न कहीं कोई कानून इसलिए भी नहीं ला पाए हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर जो बंदा काम कर रहा है, प्रॉब्ली वो ज़्यादा बेटर है उसको डायरेक्शन देने में। तो आई थिंक ये पहला एक इनिशिएटिव जो इस डायरेक्शन में हुआ था, वो 2018 में हुआ था, जब सबसे पहले एक प्लेटफ़ॉर्म आया था क्रिप्टो कानून, जिसका मैं को-फाउंडर था। क्रिप्टो कानून पहला प्लेटफ़ॉर्म था जिसने 2018 में 6 अप्रैल को, जब आरबीआई का बैन हुआ था, तो शाम को हमारा एक आर्टिकल आया था, उसमें हमने काफ़ी सारी उसके अंदर चीज़ें लिखी थी। और हमने एक रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव में इंडिया में अगर पहली बार किसी ने रेगुलेशन पे बात करी, रेगुलेटरी क्लैरिटी दी, तो वो क्रिप्टो कानून प्लेटफ़ॉर्म था। और वो इंडिया का पहला क्रिप्टो रेगुलेटरी मीडिया आउटलेट था। हमने हमेशा क्रिप्टो मीडिया सुना है, बट रेगुलेटरी मीडिया में नहीं सुना। वो मेरा पैशन भी रहा है। मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं वकीलों से बहुत प्रभावित रहा हूँ। मेरे को-फाउंडर जो थे वो एक वकील थे, और मेरी इस इंडस्ट्री में शुरुआत रेगुलेशन से ही है। मेरी पहचान क्रिप्टो कानून है। और आज भी जब हम ये कोइंसिडेंस है वैसे, बाय द वे, ये प्लान नहीं था कि आज 4th एनिवर्सरी है चैनल की, और आज हम बात कर रहे हैं कानून के ऊपर। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस इंडस्ट्री के अंदर किसी ने एक पूरा फ्रेमवर्क, एक कॉइन एक्ट, एक पूरा कानून कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रेजेंट किया है। ये कोशिश के लिए बहुत ही, देखिए, मैं सराहना करूंगा और अप्रिशिएट करूंगा। ये एक, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कमर्शियली कोई वायबल ऑप्शन होता है। मतलब कोई आदमी 1 डेढ़ साल तक रिसर्च कर रहा है, पूरी दुनिया की कानूनों को स्टडी कर रहा है, माइका को स्टडी कर रहा है, अमेरिका को स्टडी कर रहा है, जहाँ-जहाँ डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें मलेशिया से लेके सिंगापुर से लेके कहाँ पे कैसे कानून डील हो रहा है, वो सारी चीज़ें पढ़ना। फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से लेके, बैंकिंग चार्टर से लेके, केवाईसी के लॉ से लेके, हर चीज़ को स्टडी करना। उसके बाद फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव एक एक्ट बनाना, ये पहली बार ऐसा हुआ है। एंड आई रियली अप्रिशिएट यहाँ पे पूरी टीम जो मेरे साथ इस टाइम आप स्क्रीन पे देख रहे हो, शरण्या से लेके, अरविंद से लेके, विशाल से लेके, इसमें लीगल एक्सपर्ट भी हैं, इसमें क्रिप्टो एक्सपर्ट्स भी हैं, इसमें वीसीज भी हैं, इसमें पूरे इकोसिस्टम को साथ लिया, इसमें वकील हैं, इसमें इसमें जो ट्रेडिशनल वकालत के बड़े-बड़े नाम हैं, उनका भी इसमें इनपुट्स हैं। आई थिंक दिस इज़ प्रोबब्ली वन ऑफ द फर्स्ट इनिशिएटिव। ज़्यादा टाइम नहीं मैं लूँगा इतना इंट्रो देने का, मतलब आपको ये है कि दिस वीडियो इज़ रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट कि कानून कैसा होना चाहिए। एंड इंडिया के बेस्ट इंटरेस्ट में, हमारे देश के बेस्ट इंटरेस्ट में अगर कोई कानून है, तो वो इसी लाइन्स पे बनना चाहिए। सो गाइस, वेलकम। आई होप आई वाज़ एबल टू जस्टिफाई व्हाट आई सेड। आई होप विशाल एंड अरविंद, हाँ, इधर मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट में अरविंद एंड विशाल हिंदी समझते हैं, बट हिंदी बोल नहीं पाते हैं, बट दैट इज़ परफेक्टली ओके। अरविंद और विशाल इंग्लिश में चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। मैं और शरण्या उस पर्टिकुलर पॉइंट को लास्ट में एक समराइज़ेशन देंगे, ताकि आपको वो समझ में आ जाए पॉइंट बाय पॉइंट। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। सबसे पहला मेरा जो सवाल है अरविंद, दैट इज़ फॉर यू। सो अरविंद, फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस आइडिया, अरविंद एंड विशाल, and when for the first time that you guys thought that, okay,
uh, uh, was it out of frustration, or was it out of this thing that, yeah, there should be, some direction, or let's make a paper that is going to help government at the end of the day? What was the incentive, what was the motivation to do it? Because obviously this has, the kind of work that you put in is amazing. And I also like you to share the document on screen. If you guys can share the screen, that'll be great, so that we can tell people that the kind of work that has gone into it. So, but to begin with, Arvind and Vishal, a little bit of your background, quick background, and also what was the incentive to do it? We can do backgrounds first. I'll make it very quick. Sharanya, Arvind, and I are part of Hashed Emergent. Hashed Emergent is most probably the only India-focused, crypto-focused VC fund. Definitely, the most active capital allocator in the Indian crypto ecosystem. Arvind and I are the lawyers of the fund, and Sharanya is the investment VP. So, Sharanya most probably sees more Indian crypto deals than anyone else in the country. And he has a unique perspective on, the regulatory risk in the seed state opportunities. And Arvind and I help Sharanya diligence these deals and document these deals. And that's the perspective that we have come from when drafting. Maybe Arvind can speak a bit about the incentives. You're on Uh, mute, Arvind. Arvind, you're on mute. Oh, sorry about that. I think where I think motivation came from was because for me personally, it was 10 years of being in the crypto space. I think the early values that crypto really had about open source, decentralization, community driven initiatives. Um, that really drove me into like writing it for the community. But broadly, like Vishal said, from our organizational perspective, it was our perspective of working with founders and seeing how much difficulty they face. And one common occurrence that we saw was every founder that we have invested in, they either set up their company outside India and they eventually leave India. So this is a recurring pattern that we saw that was going to affect the market at large. Initially, this project started off as a internal project just to do some policy work, but as we thought about the problem, what we realized, which is a missing gap, was actually just writing the law. Because back when the Supreme Court uplifted the ban in 2020, that is what they directed the government to do, to come up with proportionate regulations for the industry. And since then, we've only had AML and tax laws that have been very punitive to the industry. We felt like there was a white space to come in and, give our industry perspective, which is pro innovation, pro builder, pro user, to make this industry like thrive. So I think that's our motivation and incentive. Some of it is professional, some of it is personal, but definitely a lot of our, philosophy that's gone into this. राइट, थैंक यू। श्रन्या, क्या ये इंसेंटिव करने का ये था कि यार, बीइंग स्ट्रगल देख रहे थे हम क्रिप्टो के अंदर, कंपनीज का स्ट्रगल देख रहे थे, कितना स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, तो क्या वो इंसेंटिव था कि यार चलो कुछ करते हैं इस पे? हम कब से गवर्नमेंट के साथ लॉबी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस इंडस्ट्री को एक जो आपने डिफ़ॉल्ट गैम्बलिंग, सिन इंडस्ट्री का एक दर्जा दिया है, जो कि बहुत गलत है, वो ना दें। हमारे इतने सारे ब्लॉकचेन फाउंडर्स हैं, आप जो बोलते रहते हैं ब्लॉकचेन फर्स्ट, क्रिप्टो करेंसी सेकंड, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट द टू। एंड जो हमारे फाउंडर्स हैं, उनको एक बैंक अकाउंट खोलने में इतनी दिक्कत होती है, अपने एम्प्लॉयज़ को पे करने में कितनी दिक्कत होती है, अगर उनका एक ब्लॉकचेन बेस्ड सोल्यूशन है। तो बेसिकली इंसेंटिव यही था कि बहुत फ्रस्ट्रेशन है, इंडिया इज कंटिन्यूसली लैगिंग बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ट्राइंग टू कम अप विद रेगुलेटिंग एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, जबकि यूजर्स चाहते हैं, बिल्डर्स चाहते हैं। तो बॉटलनेक आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि बहुत गलत बात है। और हमको यही लगा कि इस माध्यम के द्वारा हम कोशिश कर सकते हैं कि उनको एक रीजनेबिलिटी या एक ऐसा कानून जो हमारी आवाज़ भी उठाए, जो हमारे इंटरेस्ट भी देखे, वो हम ला सकें टेबल पे, क्योंकि हमारे साथ कोई बात करने की कोशिश भी नहीं करता। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पुट फॉरवर्ड नहीं होता है, चाहे वो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हों, चाहे मेन स्ट्रीम न्यूज़ और मीडिया चैनल्स हों। और सब लोग को लगता है कि अच्छा क्रिप्टो कर रहे हो तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। तो हम जाके पहला कदम खुद उठा रहे हैं कि कह रहे हैं आप रेगुलेट करें। लेकिन क्रिप्टो इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज, राइट? हमारा एक डिसेंट्रलाइजेशन का ईथॉस होता है। आप हर इंडस्ट्री को पहले, यू अजम्पशन इज दैट यू आर इनोसेंट एंड देन यू आर प्रूवन गिल्टी।
in crypto the assumption is that you are guilty unless you prove your innocence. तो ये बिल्कुल ही उल्टा डॉक्ट्रिन इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है, और आई थिंक उसी फ्रस्ट्रेशन से हमने ये लॉ ड्राफ्ट किया. You're Thank you for mute, the Gaurav. introduction. Thank you. Yeah. Let me share the screen and let's start with the act and right. So I'm sharing the screen. Are you guys can you guys see the document? Yes. Yes. Yeah. Okay. So first of all, guys, this is the basically proposal, right? That this is like kind of a white paper, or you can say a legal white paper, or you can say Coins Act 2025. That is like how a Coins Act should look like, or how a Crypto Act. When we say कि यार कानून कैसा होना चाहिए, so this is how it should look like. So obviously this is like a proposal, not a. You should not treat it as कि अच्छा कानून ऐसा बनेगा, ये है वो कानून नहीं. Correct. ये बेसिकली एक इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहा है कि आपको अगर कानून बनाना है किसी पॉलिसी मेकर को, यहाँ से वो इंस्पिरेशन ले सकता है और यहाँ से चीजें पिक कर सकता है और यहाँ पे चीजें डिस्कस हो सकती है, एंड वी कैन हेल्प, राइट? वी कैन काइंड ऑफ हेल्प, और दिस डॉक्यूमेंट इज काइंड ऑफ गिविंग अ डायरेक्शन. एंड ये पहली बार ऐसा हुआ है, इससे पहले भी कई आए हैं, वो 2017-18 में 19 में आए हैं ऐसे डॉक्यूमेंट, बट उस टाइम इंडस्ट्री बहुत छोटी थी. इमेजिन कि उस टाइम बिटकॉइन 300-400 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप था. नाउ द इंडस्ट्री इज लाइक क्लोज टू 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर. एनवीडिया मार्केट कैप को मैच कर रहा है. सो ऑब्वियसली नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम you have this comprehensive document for the first time. So let's begin with it. The first thing that really got my attention was the core principles, right, and the fundamental crypto rights. I want my team who's there on this panel right now, if you guys can just summarize, like if you guys can give a good starting to this discussion, that what are the core principles and what are the fundamental crypto rights that you have given in proposed in a Coins Act, and what is the definition of Coins Act? Here it says crypto systems oversight, innovation and strategy. So by the way, Coins Act has a definition, which is crypto systems oversight, innovation and strategy. So if you guys can just tell us what are the core principle and fundamental crypto rights, because this sets the tone to this discussion. I'll take the fundamental crypto rights. Arvind, you can go ahead with the core principles. Yeah. And Arvind, I think you're on mute. Okay, sorry about that. Hi, everybody. Just going over the core principles of the Coins Act. How we were thinking about it was, everywhere across the world, like Sharanya mentioned earlier, this industry has this perception that it is, a gambling industry or it's a sin industry. And there's a, very hard hand of regulation required to make this industry work. And that's generally been the principle that most other regulators across the world have taken. What we have done, which is differentiated from that worldview, especially, in the context of the Indian continent, is that we wanted to approach it from a rights first philosophy as against a regulation centric philosophy. This just means that, just like the constitution gave us, some core freedoms in the physical world, we are trying to similarly draw out, similar core freedoms in the crypto digital world as well. And why we believe it is important is because this is a new technology paradigm where, this property called crypto asset can be owned by you and you can hold it without any sort of intermediary. So it is a property that you can keep with yourself. So it requires new rules as well. So what the rights first philosophy is essentially similar to the Constitution's fundamental rights. So what we have described it as is the first right is the right to innovate and build, these crypto systems, meaning crypto protocols, crypto wallets, blockchains, etc. So that right to innovate is the fundamental first right that we're seeking for. The second right is the right to privacy, because, all of these crypto protocols are, built with encryption systems behind it. And we feel that, privacy is one of the core aspects of these protocols, and you cannot compromise privacy, especially in the context of India, where,
there is a tendency to KYC every wallet or KYC any sort of business that is, dealing with crypto. The third right that we have, which is very important as well, is our right to self-custody. This is also very, very important in the context of, the multiple, centralized exchange hacks that we've been having over the past few years. If we had the right to self-custody, then nothing in the government could stop them from, or like the exchanges themselves cannot stop us from, withdrawing our assets, which is a, pervasive problem in the market right now. So I would say this is one of the core pillars of the Coins Act. The other core pillar that we've designed here is we have looked at the crypto market and realized that there are certain types of businesses that operate using crypto protocols and crypto systems. So we have categorized it into three buckets, and they are essentially like a spectrum, where on one side of that spectrum you have businesses that control and custody end user assets. So those are centralized exchanges or custodial platforms. We call that crypto asset service providers. That's the definition used globally. And on the other side, we have something called as sufficiently decentralized protocols. These are essentially We'll protocols come on like to that. Bitcoin. We'll come on to that. We'll come on to that. Okay. So basically मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि यहाँ पे ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कोर है वो फंडामेंटल राइट्स है, क्रिप्टो के भी फंडामेंटल राइट होने चाहिए, वो प्रपोज किए गए हैं। उसमें से सबसे पहला राइट है कि सेल्फ कस्टडी। जैसे कि सबसे पहले आप क्रिप्टो को प्रॉपर्टी की तरह डिफाइन करो। प्रॉपर्टी के जैसे राइट्स होते हैं, इंडिया हैज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉपर्टी लॉज। इंडिया कवर्स एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। यू हैव टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, एंड देन यू हैव आईपी राइट्स. And by the way, you have one of the most comprehensive and detailed rights in the country today. So this proposal is kind of saying that, okay, let's treat these virtual digital assets or crypto, whatever you want to give them a name, as digital property. Once you have termed them as digital property, then like you have fundamental rights towards your property for an individual, it will give them the right to self custody. That any individual can do a self custody for their assets. Second is protocol interaction, that anybody is free to interact with crypto protocols, right? इंडिविजुअल, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स, वो सारे क्रिप्टो प्रोटोकॉल से इंटरेक्ट कर सके, कोड डेवलप कर सके. अगर आपको कोड बनाना है, किसी को डैप बनानी है, किसी को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो उसके लिए वो पीनलाइज नहीं होना चाहिए बंदा, राइट? तो वो कोड डेवलपमेंट के लिए उसका फ्रीडम, उसको अपना जॉब करनी है या अपना स्टार्टअप बनाना है, उसको एंटरप्रेन्योर बनना है और पब्लिक ब्लॉकचेन पे बनना है, तो कोड डेवलपमेंट का राइट होना चाहिए. एंड देन यू ऑल्सो नीड टू हैव प्राइवेसी, कि अगर हर जगह आप प्रोटोकॉल्स पे आधार कार्ड नहीं चलता या हर जगह वहां पे पैन कार्ड नहीं चलता है, तो और वहां पे ब्रिजेस यूज करने के लिए कोई ऐसी केवाईसी नहीं होती है, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो केवाईसी डिमांड नहीं करता है. लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप जब इंटरनेट पे ईमेल भेजते हो, तो ईमेल आपसे आधार नहीं मांगता है. आपको ईमेल करनी है तो ईमेल आप कर देते हो ना. इंफॉर्मेशन आपसे केवाईसी नहीं मांगता, आप इंफॉर्मेशन आप भेज देते हो, ठीक है. सो सिमिलरली यहाँ पे आपका प्राइवेसी टू क्रिप्टो प्रोटोकॉल को यूज करने के लिए प्राइवेसी का राइट होना चाहिए. और जो अच्छी बात है गोइंग फॉरवर्ड, नो प्यूनिटिव रिजीम एंड इंटरमीडियरी ओनली केवाईसी. इफ यू कैन एक्सप्लेन दिस अरविंद, और यू नो व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, कि there should not be any strictness toward it, or how you like to explain it? Yeah, I think there are 2 points of here. One is about tax, which I'll let Sharanya discuss, and the other is about intermediaries. So I think, like, building on the previous point which Arvind said, self custody right is very important, and we feel it's important that the government shouldn't pass a law saying Indians will not use MetaMask; they will only use a registered centralized exchange to hold crypto assets. We don't think that kind of law is bad. It should never exist. We should have a right to hold our properties by ourselves. Like, if you have gold or jewelry, you're allowed to keep it in your house. No one says that you have to keep your gold or jewelry with the bank in a bank locker. So the same way for crypto, there should not be any
law forcing you to use an intermediary or having the effect of forcing you to use an intermediary. I should be free to keep whatever I want in my MetaMask. That's the idea. It should not be punitive in that sense. On the tax point, I think Sharanya, do you want to pick this one up? या सो बेसिकली जो गाइडिंग प्रिंसिपल हमारा रहा है कि हम एक गैम्बलिंग इंडस्ट्री नहीं है, तो हम लोग को एक इनडायरेक्ट टैक्स या फिर इनडायरेक्ट बैन क्यों फेस किया जा रहा है? क्योंकि अगर आप इतना हाईली किसी इंडस्ट्री को टैक्स करते हैं तो अल्टीमेटली द गोल इज टू व्हाट डेटर यूजर्स फ्रॉम यूजिंग इट, राइट? तो अगर मुझे एक डिजिटल एज में 21st सेंचुरी एज में डिजिटल एसेट्स ओन करने हैं, या चाहे वो NFTs हों जो मुझे ओन करने हैं, मुझे एक वॉलेट इंटरेक्शन के लिए 1% TDS क्यों काटना पड़े हर बार? तो ये जो कि चीज़ें बहुत ही रीजनेबली आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट ध्यान दे इस चीज़ पे, वही इंडिया के जो कंज्यूमर्स है काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट होते हैं फ्रॉम अडॉप्टिंग टू दीज रियल यूटिलिटी डिजिटल गुड्स। तो इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? फ्रैक्शनलाइजेशन। आप अगर ब्लॉकचेन को प्रिवेंट करते हैं यूज़ करने से, तो आप बड़े हमारी जो पूरी कॉम है उसको आप डिटर करते हैं एक बड़ी अच्छी एसेट क्लास को ओन करने से, जो कि आपको अच्छी यील्ड दे सकती है। और अगर आपको टैक्स करना है तो लाजमी है कि आप टैक्स करें जैसे इक्विटीज टैक्स हो, या आप टैक्स ऐसे करें जहाँ पे आपके लॉसेज आर सेट ऑफ विथ योर गेन्स, नॉट वेयर जो भी आप हारे वो आपके ऊपर है और जो भी जीते उसमें गवर्नमेंट शेयर लेगी। तो ये सब चीज़ें हमने कोशिश करी है गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान से देखे, क्योंकि अभी आप सोचिए 700 करोड़ कमाए गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ऑन क्रिप्टो टैक्सेस। अगर इसको मोर फॉर्मलाइज किया जाए, गिवन कितनी ज्यादा लेटेंट डिमांड है क्रिप्टो की, अगर आप एक फॉर्मल स्ट्रक्चर लाते हैं तो एवरीबडी विल बेनिफिट। देयर बी बेटर रेगुलेशन, देयर बी बेटर टैक्स रेवेन्यूज, एंड देयर आल्सो बी मोर कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ आवर एफर्ट्स टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट द punitive tax regime that exists today. Just to, I think, add on to like what Sharanya said, I think the way we approached it is, do we as Indian citizens have a right to run a business? Yes, we do. Now, what happens when that business is faced with extremely high taxes, like 30%, 40%, 50%? Effectively, the government is taking away your right to run that business. So at these levels of taxation, the government is definitely discouraging this business, and we feel it's cutting against our constitutional right to do the business. Yeah. राइट, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये। इनफैक्ट इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि बहुत अच्छा पॉइंट ये मेंशन किया है कि क्रिप्टो फोकस रेगुलेटर होना चाहिए। क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी कारा यहाँ पे प्रपोज किया गया है। जैसे RBI है, सेबी है, वैसे क्रिप्टो के लिए फोकस रेगुलेटर होना चाहिए। अभी हो क्या रहा है, बिल्कुल ठीक आपने बात बोली कि अभी ना बॉल इस कोर्ट से उस कोर्ट में फेंकी जाती है। ये RBI का काम है, ये सेबी का काम है, ये इसका काम है, ये उसका काम है। एक इसके लिए क्रिप्टो फोकस रेगुलेटरी अथॉरिटी, बिल्कुल। और पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। पूरी दुनिया में रेगुलेटरी बॉडीज जो है वो अलग बनाई जा रही हैं। दुबई में वारा है, आप कहीं भी चले जाओ, सिंगापुर में देख लो, कहीं भी देख लो, वहाँ पे एक सेपरेट रेगुलेटरी है। मलेशिया में MDEC है, ठीक है। सो यहाँ पे है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सेक्टर वाइज रेगुलेशन एंड डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इस पे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? Any one of you who can explain delegated legislation? Yeah, I can take a shot at this. So I'll give you an example of SEBI. So SEBI regulates stock exchanges, and SEBI also regulates mutual funds. But actually, there's one act called SEBI Act, which just says that SEBI will exist and these are the powers of SEBI. That's all that act says. It doesn't say anything else. Nothing else material. That act gives SEBI the power to make regulations to regulate specific things: mutual fund, stock exchange, depository, AIF. So we believe that crypto sector should also be regulated in the same way. Let there be one act which says this is the regulator and draws a Lakshman Rekha around the regulator and says you will not touch anything outside this. Inside this, the regulator will make separate regulations to regulate different things. For example, the first thing may be regulation of CEXs, because that's maybe the most economically significant activity in India right now. That's what we mean. I've also seen that you proposed a strategic crypto reserve.
why you have not only focused this thing on Bitcoin reserve while making this point? Because like if you take example or clue from US, even they are going for a Bitcoin reserve, not a crypto reserve. uh, what made you uh, feel that India should also have a crypto reserve? If you can just explain that. Arvind, mute. Yeah, yeah, I can go for it. Kashiba, I think we debated this point quite heavily internally. So what we felt was, the problem that initially, or that I was thinking of solving when we were thinking about this is that, um, right now there is a lot of crypto assets in India because of multiple reasons, like legally confiscated crypto assets, and it's not necessarily just Bitcoin. These are assets confiscated from, like by the NCB or the ED, or various other agencies, right? So it's not necessary that it is Bitcoin only that is in the country. For me, the original or the first intention was to consolidate all of these assets under an office which is parliamentary overseen as well. So that is the first objective. The second objective is, um, you know, building out this reserve to have like Bitcoin assets primarily so that we have a sovereign asset pool. In terms of what we mean by crypto asset reserve, we don't exactly mean that India should be a fund manager to acquire, any kind of crypto asset out there. What we have actually specifically, like focused on in this act is only acquisition of some major layer one blockchains, like gas token assets, which, after like deliberation by the office, we call that the reserve office under this act. And it has its own like strict process. So Bitcoin has like a fairer, cleaner, simpler process to like the Bitcoin reserve can be made easily, but the crypto asset reserve is a lot more diligenced and it's not something that is easily I made. think So there are, yeah. I think a country that is not even comfortable with anything, to propose Yeah. a crypto reserve is a difficult thing, because you want to keep those reserves safe as well, because US also realized that Donald Trump is going a little too fast to get crypto reserves, as a strategic reserve. I think somewhere he kind of corrected himself and he only went for Bitcoin reserve. I think maybe this is like something that I felt is So a Kashifbhai, concern. Kashifbhai, so I think where I came from personally was I felt like there are some layer one blockchains that will serve like as a global settlement, system for all of us, which Bitcoin fundamentally cannot serve. So I No, no, wanted to that is a provision different debate. for, yeah, I In wanted to in a strategic provision for reserve, that. you only want to have a store of value, that clear and cut, Yeah, because but you just Kashifbhai, you want something which is yeah, simple and when it's secured, because government won't yeah. because today we are in a situation where government won't understand crypto as a strategic reserve asset. But one clarity I They want won't to bring in, Kashif Bhai, is that the idea of this reserve is not exactly to be backing to the rupee. That's not what we mean. No, We no, just mean that, it's uh, yeah, a strategic reserve is a like the way you keep US treasuries and gold. Similarly you yeah, keep other Bitcoin as a major strategic assets, reserve. oil, yeah, exactly. Yeah, oil, and similarly you can keep commodities. So generally commodities and US treasuries are part of the forex reserve. Anyways, let's move forward. Yeah. The most important part now, I want Shranya to explain this thing. I mean, what is this exactly, and how you've structured it? गॉट इट सो काशिफ भाई बेसिकली यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि Hmm. एक स्पेक्ट्रम होता है जब हम वेब थ्री टेक्नोलॉजीज से इंटरेक्ट करते हैं अनलाइक द वेब टू Hmm. वर्ल्ड वेयर यू हैव beneficiaries on the holding companies where there is one or two people or identifiable people who are benefiting from the operation of a particular business. तो वो काफी एक स्पेक्ट्रम होता है. आप बिटकॉइन को देखेंगे, अगर आज बिटकॉइन अच्छा करेगा दैट डजंट मीन कि एक बंदा बिटकॉइन में अच्छा कर रहा है, राइट? दैट्स द ओवरऑल डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी दैट्स डूइंग वेल. तो अकॉर्डिंगली द केवाईसी रिक्वायरमेंट्स, the thresholds for the kind of reporting that has to happen cannot be one size fits all kind of approach. तो हम कह रहे हैं कि Hmm. जो क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिसमें इंडिया का मार्केट सबसे ज्यादा है, हमने यहाँ पे एक
इंडिकेटिव लिमिट दी है 25% की। अगर 25% से ज़्यादा हमारा इंडिया एक्सपोजर है और हम एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी हैं, तो हमें केवाईसी ज़रूर करना चाहिए। हमें जो भी बेसिक गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं फ्रॉम केवाईबी पर्सपेक्टिव या हमारे एंड क्लाइंट्स का रजिस्ट्रेशन करना है और सारा डेटा गवर्नमेंट को देना चाहिए। पर अगर हम एक आज फाउंडर हैं जो कि कंप्लीटली एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल बनाना चाह रहे हैं, तो अगर उसमें कोई मैल प्रैक्टिस होती है जो कि 1 से 1% चांस भी हो, तो दैट डजंट मीन कि मेरी इंटेंट थी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जहाँ पे ब्लैक ऑपरेशंस हो रही हों, यहाँ पे मैल प्रैक्टिसेस हो रही हों। तो अकॉर्डिंगली वेदर इट्स अ कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड एंटिटी विद अ बिग मार्केट शेयर टुवर्ड्स इंडिया or whether it's a decentralized entity with minimal market share towards India, it should follow a spectrum of what kind of KYC that needs to be done. Extremely hard in cases where it is completely exposed to India, where it could be a significant threat should there be malpractice involved, versus not a threat to the Indian overall ecosystem, and therefore the KYC should be in accordance with what the structure includes. And this is very particular to Web3. So they have to make concessions for the unique aspects of Web3 while still sticking towards systemic risks that can occur if they don't have relevant checks and balances in place. तो वही दे रखा है हमने कि कुछ थ्रेशोल्ड्स हैं, अगर सफिशिएंटली डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है और 25% मार्केट एक्सपोजर इंडिया पे है, तो आप जरूर रेगुलेट करें। फिर जैसे जैसे जितना डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ता है उतने केवाईसी नॉर्म्स, और जितना मार्केट शेयर टुवर्ड्स इंडिया घटता है उतने केवाईसी नॉर्म्स घटनी चाहिए। तो दैट्स व्हाट वी हैव सॉर्ट ऑफ प्रपोज्ड। ओके, बहुत ही शानदार चीज प्रपोज करी है ये। मैं मतलब आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू गाइस यार, बिकॉज ये ना, ये आपने क्या करा बेसिकली, मैं अपनी जनता को समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड करने की बात की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडस्ट्री के अंदर 3 तरह की चीजें हैं अगर हम देखें। एक है कस्टोडियल सर्विस प्रोवाइडर्स, जिसमें जो कि आपके फंड्स को रखती हैं अपने पास और आपको कहती हैं आपने बिटकॉइन खरीदना है, आप हमें पैसे दो, हम आपके बिहाफ पे खरीद लेंगे। और जैसे बाइनेंस है, CoinDCX है, एक्सचेंजेस हैं, फंड्स हैं, ETFs हैं, जो भी कस्टडी रख रहा है आपका, ठीक है। उनके लिए कानून वैसा ही बनाइए जैसा भाई आपके कॉइन्स एक्ट के अंदर उनका प्रावधान वही होना चाहिए जो बैंकिंग इंडस्ट्री को जैसे हम रेगुलेट करते हैं। बैंकिंग चार्टर हो गए, KYC हो गया, AML हो गया, कंप्लायंस ऑफिसर हो गया, आपको जो करना है आप वो करो। फिर एक आ गया नॉन कस्टोडियल प्रोटोकॉल्स, ठीक है, जैसे कि नॉन कस्टोडियल में आपके वॉलेट्स हो गए, जैसे मेटामास्क हो गया, ये हो गया। इसमें आप थोड़ा लाइट वो रखो, लाइट टच रेगुलेशन। तो एक हो गया आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग टच, एक स्ट्रॉन्ग कॉफी होती है, एक होता है थोड़ी लाइटर कॉफी होती है, जिसमें आप पूरा उसमें KYC वगैरह नहीं, लेकिन आप उसको थोड़ा लाइटर वर्जन से ट्रीट करो। एक कानून सब पे फिट नहीं हो सकता, तो नॉन कस्टोडियल को अलग ट्रीट करो। और एक हो गया बिटकॉइन, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इथेरियम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाइनेंस चेन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हाईली मैच्योर हो चुकी हैं, हाईली डिसेंट्रलाइज हो चुकी हैं, उनको आप स्कोप से बाहर कर दो, बिकॉज यू कांट रेगुलेट इथेरियम, यू कांट regulate Bitcoin, you can't regulate these things because they are self regulated by code. तो उनको कोई रेगुलेट नहीं कर सकता। आप सिर्फ कस्टोडियल्स को कर सकते हो। और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जब हम बहुत ज्यादा रेगुलेट करते हैं तो इनोवेशन किल हो जाती है। जैसे कि जब इंटरनेट को अगर हमने रेगुलेट कर दिया होता बहुत ज्यादा सख्ती के साथ, तो इंटरनेट के ऊपर एप्लीकेशंस कैसे बनती, इनोवेशन कैसे होती। आज हमने थोड़ा सा अगर हम इसका परफेक्ट एग्जांपल यूपीआई को देखते हैं, हमने यूपीआई को ग्रो होते देखा। हमने एनसीपीआई को एक रेगुलेटर नहीं, हमने गाइडिंग बॉडी बनाया। हमने एनसीपीआई को कभी भी एक पुलिसिंग करते नहीं देखा। एनसीपीआई को हमेशा डायरेक्टिव देते हुए देखा, और यूपीआई को ग्रो कराने में कैसे कैसे इनोवेशन हम लेके आए कि आज हम लेंडिंग लेके आ रहे हैं, P2P लेंडिंग लेके आ रहे हैं, हम बहुत तरह तरह के प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। सिमिलर वे में हमें पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं वो करना। I hope Sharanya, I was right while explaining this thing. या यू हिट द नेल ऑन द हेड। बिल्कुल ठीक बात बताई आपने कि कंसेशंस देने पड़ेंगे अगर कोई यूनिक एस्पेक्ट है, क्योंकि वही क्रिप्टो की स्ट्रेंथ है। अगर समथिंग दैट इज शेयर्ड ओन्ड बाय एवरीबॉडी वर्सेस ओनली अ फ्यू गेटिंग बेनिफिट ऑफ इट, तो इसके लिए हमें काशिफ भाई,
Kaushal bhai, if I may add to this, one more thing Yeah. is that, technology itself solves a lot of the problems that the law wants to solve. So when we reach like sufficiently decentralized and non-custodial crypto protocols, whatever the law is trying to protect with its guardrails, those protocols already have it. So Hmm. that's why we think they don't deserve to be, licensed or, go through hardcore regulations because it's inbuilt into the technology itself. Um, so that was one of the key reasons why we wanted to separate out these businesses as well. Hmm. गॉट इट. ओके. बहुत मैं कहूँगा ये मैंने पूरी दुनिया में यूएस सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है. यूएस में लेकिन ये अभी आया, आई डोंट नो, ये अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने क्या ये जीनियस एक्ट से इंस्पिरेशन लिया है या क्लैरिटी एक्ट से. सॉरी, क्लैरिटी एक्ट के अंदर एक चीज मेंशन है और क्लैरिटी एक्ट तो अभी आया है. कॉइन्स एक्ट आपने पहले बना लिया होगा, तो आई एम श्योर कि आप क्या उन्होंने आपसे इंस्पिरेशन तो नहीं ले ली, क्योंकि उन्होंने भी ये चीज बोली है. क्लैरिटी एक्ट है क्या? क्लैरिटी एक्ट के अंदर है कि आप क्रिप्टो को डिजिटल कमोडिटी डिफाइन करो. अब वो डिफाइन करने के लिए एक पैरामीटर निकाला है. उस पैरामीटर का नाम है मैच्योरिटी ऑफ ब्लॉकचेन ऑफ प्रोटोकॉल. मैच्योरिटी चेक करो. मैच्योरिटी के अंदर 15 प्रिंसिपल आने वाले हैं. उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, वो मुझे पता है वो कौन से 15 होंगे. उसके ऊपर वेरीफाई करो. अगर उसमें थ्रू हो जाता है वो मैच्योर है. मैच्योर है तो मतलब डिजिटल कमोडिटी है. तो डिजिटल कमोडिटी के ऊपर हमें क्लैरिटी जो कानून है वो बहुत लाइट रखना है. और जो सिक्योरिटीज हैं उनके ऊपर इमीडिएटली सिक्योरिटीज लॉ के अंदर हमें डाल देंगे, तो वो सिक्योरिटी लॉ में फॉल करेंगे. और स्टेबल कॉइन को बिल्कुल अलग रखो. तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो सोच है वो उसी से आ रही है कि यार लेट्स डिवाइड द इंडस्ट्री टू थ्री थिंग्स एंड देन ट्रीट द थ्री ऑफ देम एज अ डिफरेंट दिस थिंग. इसमें मैं ये एक चीज और चाहता हूं कि आप मिस कर रहे हो, वो स्टेबल कॉइन मिस कर गए. कि अगर आप ये चौथी चीज इसमें और ऐड कर देते ना, तो आपने क्या करा, एक कस्टोडियल कवर कर लिया, नॉन कस्टोडियल कवर कर लिया, पब्लिक इंफ्रा कवर कर लिया. तो नॉन कस्टोडियल में आपने डैप्स कवर करी, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. कस्टोडियल में आपने एक्सचेंज कवर कर ली, नॉन कस्टोडियल में आपने डैप्स कवर कर ली, और आपने उसमें पब्लिक इंफ्रा में ब्लॉकचेन्स कवर कर ली, बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी एंड ऑल दैट. और चौथी आप स्टेबल कॉइन्स में कवर कर लेते. तो यह हो सकता है आपने आगे वो कवर किया हो. सो ये हो सकता है. क्यों शरण्य? ये लीगली मैं शायद से अरविंद और विशाल को ही मैं I'll give the question to them to answer. So I can add on to that later. But Arvind, Vishal, is there any specific provisions that we've made to concomitate or included stable coins as part of the broader entities that we have spoken about? I'm going to confess that I find stablecoin regulation to be one of the most technically challenging and difficult subjects. There are people like Aishwari from Polygon who are most probably better qualified to speak about it. Uh, I I don't really have a view on it as such, and I think even I think also I think that we have to acknowledge that India, there's a reason why we have capital controlled economy. I think inflow and outflow of dollars is definitely like a delicate subject. I'll just leave it at that. Arvind, what do you think? Yeah. Uh, Kashyap, I think, I mean, when we were initially planning the act, we did think about, one act, all of these rules for CEXs, rules for stable coins, all of that. But when we actually started drafting it, we realized, hey, this will end up being a wasteful effort if we don't do the right things the right way. So we took a step back and realized that the law should be the main act that we create. Like, hey, who regulates it? What are the boundaries of this regulation? Like the main definitions of crypto assets themselves. And then using this main act, like Vishal said about SEBI Act earlier, we can like design it in a way that, sub rules can be created with between that regulator and let's say RBI in terms of stable coins. So we think that is the right approach to, like having some sort of, Have you fruitful discussion touched around upon this. something on stable coins? You've touched I'm stable coins in sorry. this? You have We said you've covered stable coin in your act or not? We have covered it to the degree to say that the CARA regulator will make rules with RBI, like within a year or two. That's it. Okay, so you are saying
what you're saying is that stable coin should fall under the purview of RBI, and the rest of the ecosystem can fall under Kara. That is what you're saying? No, no, no. Kara comes on the top. They will consult with RBI to create rules Okay. for stablecoins. Stable. Okay. Yeah. And they Probably will that make sure that these you can rules, yeah, see. Two biggest use cases of crypto have come out. Rest are yeah, very small, and the two biggest right now every government is talking about is number one Bitcoin and number two stable coins. Rest RWA, DePIN, DeFi, this, that, these are like very, at a very nascent stage and nobody's talking about it. Right now, the entire limelight for any government, and any government is seeing these two things as a challenge. How to regulate these things? One is stable coins and one is Bitcoin. Bitcoin is easy, by the way, because it's a public infra. They know it's an asset and not held by anyone. We can treat it as a commodity and let people invest in it through Bitcoin ETFs and custodials. And for non-custodial, we'll figure it out. But for stablecoin, the biggest challenge is that should a government do it or a private entity should do it? This is the most difficult question that US was able to figure out, that okay, we'll only allow private entities to do it. But most of the yeah, countries, since their freedom, since their existence, has never thought of letting the money going into the private hands. So this will be the biggest task for any regulator. And I think yeah. for you, it's an opportunity. You've done a brilliant job. I think the next document that I will be personally eagerly waiting from your side is to come up with a white paper for stable coins. How to do it for India? What is the best scenario? Yeah, I that's a think great Sharanya had a perspective, view on this. Kashif. I But know he's been Mm. literally every deck he sees is a stable coin or payments play. So what do you have to say, Sharanya? Yeah, I think Kashif bhai, the important part is that way would be to first start with what the government's point of view is, because I think capital controls are a red line. जो कि अगर हम लोग टच करते हैं ज़्यादा गवर्नमेंट के साथ, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद देयर पॉइंट ऑफ व्यू and start progressively having RBI with application of FEMA look at this, or start having private insurers go towards local stable coins first, which do not have interoperability to begin with. And as and when they start seeing the benefit of this, because हमारे में I think hybrid models like the UPI, which everybody else integrates with, or the ONDC, is just a great unlock. Yes, it doesn't unlock to the extent of a foreign interoperability, but I think similar standards can be used for at least the domestic market to begin with, because the potential is immense. Stable coins जो fractionalization की जो unlock करते हैं asset classes for majority of the 10 rupee or 100 rupee kind of tickets that we have in India, I think that might be the right way to do it, versus something like what we have proposed today, which I think really sets the entire wish list that we have as investors and other ecosystem partners in front of the government. अच्छा, एक yeah, इसमें so बात Kashif, bhai, all of us have different philosophies about this I know. subject, and Yeah. it's the most like Have sensitive subject matter for sure. have you covered ICOs in this? I mean, quickly, I'm asking a few questions, so you need to be quick in Yeah, answering Yeah. it. Have you covered I'll take ICOs? this. What is your take on So it in one line? yeah, What you so proposed? so I think we Indians should be allowed to participate in ICOs. Indians should be allowed to fundraise through ICOs, and we should have a 2-year period in which ICOs are completely allowed, just with minimal disclosures. And obviously, after that, some more serious regulation can come in. But innovation should, like Sharanya said before, you need to have that some give so that innovation happens. So we have proposed 2-year time period during which ICOs can happen with only disclosures required. Okay, all right. हाँ And काशिफ भाई, उसकी प्रैक्टिकल साइड मैं आपको बताता हूँ. देयर आर वेरी फ्यू डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स इन इंडिया बिकॉज ऑफ regulations and legal issues or hassles that they have. एंड हमारे entrepreneurs have great talent, but capital का जो access है वो बिल्कुल भी नहीं है. तो why should they not be allowed to bootstrap some of their initial traction with the help of early believers? And that could be me and common people who necessarily don't have to have 2 crores of minimum capital, who cannot play in the private market. So this is a very very obvious unlock where it's used for a gainful purpose, जिसमें government को problem नहीं होनी चाहिए. So ICO should be looked at like an angel list, but for the average retailer. right. Have you touched upon the listing of coins on exchanges?
Okay. No. I mean, All right. Kashif bhai, like I said, I think we created the main act and wanted to separate out these sub rules, so that actual industry players with the data can come in and draw out those rules, because we also don't have that perspective of theirs to, write out rules for them. So that's how we were thinking about it when we were drafting this law. Right. What do you think are the chances that कि इसको गवर्नमेंट देखेगी, या अभी रिस्पांस क्या है? ट्विटर पे तो बहुत नॉइज कर रहा है आपका कॉइन्स एक्ट, बट वैसे व्हाट इज योर चांसेस, लाइक रिस्पांस क्या है, इनिशियल रिस्पांस क्या है? We have not sent this to anyone in the government or discussed this with anyone in the government. The public policy think tank that we wrote this with, they may go and speak to the government about it. But very frankly, we didn't write this, for the government. We wrote it because we feel like the industry also wants someone to express their point of view that more bias should be given to innovation. And at the same time, there should be balancing act to phase in regulations gradually. So yeah, I'm not sure whether it's hate or not, but I think Indian government pays very close Okay. attention to what the industry does. So Has hopefully this year. has the has the mainstream media picked this story? Arvind is doing the PR, so I think he can answer that question. Some bit of it, Kashif bhai. Like we got some traction, but it is also tough to get the story out because it's related to crypto. It's a very radical view that we're putting out there. So it is definitely hard to get the story out. But I think, we were largely relying on the social media side, and um, like Vishal said, we drafted this for the people. So it is good to see that sort of reaction on social media. Obviously, there are certain things that are obviously, it's from an industry side, but there are things that if you sit with the government, probably they'll also have a lot of questions. Like when we say Yeah. let's do it without KYC, so the government thing is how we gonna there has to be a solution. If the money is going out, money is coming in, we need to figure it out. Yeah. It's in the nation's interest, then there has to be solutions to it. Yeah, Yeah. just to step in there and clarify our stance on KYC. Like, we're not saying that you should never KYC anything. Hmm. We just feel like, see, KYC is what is KYC? Ultimately, it's a presumption of guilt. You are saying you're not doing anything wrong, but I still want to know who you're sending the money to, who you are, and who the other guy Hmm. is. Hmm. There's no Hmm. reason Hmm. for the government to know that. So we're just saying that there has to be there has to be some high bar before KYC is applied. Currently, I think the bar in PMLA is honestly, it's just like a blanket KYC on anything that moves. It's my sense. I haven't read PMLA in my life, but yeah. So I think we have a fairly balanced take on KYC. Yeah. Yeah, and Kashif, just to add to that, like Vishal said, it's targeted KYC for the, custodial platforms, because that's where, there is an on-ramp and off-ramp of crypto and fiat. The highest volumes are there. Whereas for peer-to-peer transactions, we don't believe KYC is like needed at all. And one very important point to note is that, blockchains themselves are transparent, open ledgers, right? So you can actually see the whole trace of transactions if the government really wants to. It is very important to protect the address of each person. So imagine if, my Aadhaar was attached to my wallet address, then everybody around me knows my net worth, and it's a recipe for disaster, right? We're just going to enable crime by doing that. So there is an unintended effect of risk caused by, KYCing everything. Um, and we think that targeted KYC is the right approach to it. Right, guys. Thank you very much for all your inputs. Any closing remarks, Rania? क्लोजिंग रिमार्क्स आई थिंक आपके व्यूअर्स के लिए है काशिफ भाई. आप हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है, पर जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कोई सुनेगा नहीं. तो इस एक्ट को समझें, अप्रिशिएट कीजिए, देखिए इस एक्ट में जो आपके हित में है, और अपने सर्कल्स में बात करिए इसके बारे में, क्योंकि it needs to be picked up by more mainstream media. We're not saying accept this as it is, but at least bring an offer on the table, or bring something to the table that doesn't categorize us as borderline criminals. And that really needs to come out from the community itself. It will never come from the government. It has to come from us. Very well said, यार. बहुत ही अच्छे से समराइज किया, आई थिंक. वेरी वेल सेड. थैंक्स अ लॉट, अरविंद, विशाल
And Sharanya, thank you for doing this great job. And Yeah. Thank you, कुछ Kashif काम bhai. ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं कि जब इंडस्ट्रीज फॉर्म हो रही होती हैं और वो कोई भी इंडस्ट्री हो, तो उसमें बहुत एफर्ट लगता है और वो बुनियाद रखने वाले जो लोग होते हैं उनको कई बार याद भी नहीं किया जाता है, बट वो फिर भी उस बुनियाद को रख रहे होते हैं। आज अगर साइफर पंक्स ने ये सोचा होता कि प्राइवेसी के लिए मैं क्यों बोलूं, तो वो साइफर पंक्स का जो कंट्रीब्यूशन है, आप अगर मैं बोलूं कि 3 साइफर पंक्स के नाम लो, तो आपको एक भी नहीं ले पाओगे आप। लेकिन क्या साइफर पंक्स की काम की इंपॉर्टेंस की वैल्यू गिर जाती है? नहीं। हमें पता है कि यार थे वो लोग। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि हर आदमी अपने कमर्शियल एस्पेक्ट से ऊपर उठ के अपने टैलेंट को यूटिलाइज करे कि मैं इस इंडस्ट्री में क्या योगदान कर सकता हूँ। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपको इस बात के लिए कोई भी याद नहीं करने वाला कि आपने कितने पैसे बनाए इस इंडस्ट्री में, लेकिन इस बात के लिए हो सकता है आपको याद करें कि आपका योगदान क्या था। आपका क्या योगदान है, आप फिगर आउट करो। हमारा क्या है, हम फिगर आउट कर रहे हैं। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच गाइस। Thank you. Thank you so much. Thank you so And much. happy birthday once again. Please live it Yeah, up happy now. birthday, man. Happy birthday, sir.